नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम में एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। थोड़ा सा नेक हूँ थोड़ा बेईमान हूँ। यह गाना विजय माल्या पर फिट बैठता है। शराब पीकर खुद को बर्बाद करने वाले तो खूब सुने होंगे, लेकिन दूसरों को शराब पिलाकर खुद ही बर्बाद होने वाले को माल्या कहते हैं। दुनिया को आसमान में उड़ाने का शौक रखने वाला ज़मीन पर खुद ही लुढ़का है और ब्रिटेन में केस हारने के बाद उसे भारत आना ही होगा। ऐसे में आज विजय माल्या की कर्ज कथा के पन्नों को पलटने की कोशिश इस रिपोर्ट के जरिए करेंगे और साथ ही कुछ अहम किरदारों को भी जानेंगे जिन्होंने इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही माल्या के वतन वापसी की राह में अब और भी कोई बाधा आ सकती है क्या, इसके बारे में भी बताएंगे। देश को 9,000 करोड़ की चपत लगाने वाले विजय माल्या पकड़ में अब आने ही वाले हैं। बचने की उनकी मियाद अब लगभग खत्म हो गई है। भारत सरकार ने माल्या को पकड़ने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि देर सवेर प्रत्यार्पण से उनका भारत आना ही होगा। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की भारत को सौंपे जाने के खिलाफ याचिका को ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब माल्या के पास ब्रिटेन में लगभग सभी तरह के कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। माल्या के प्रत्यर्पण से जुड़ी खबर लंदन से उठी और इधर दिल्ली में उसे पकड़ लाने के इरादे परवान चढ़ने लगे। प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही माल्या को लंदन से घसीट लाने की बात करते रहे हैं। और कैसे कैसे अमीरों ने बैंकों के पैसे दबाए हैं, अभी मैंने जरा स्क्रू टाइट किए हैं तो उनका पसीना छूट रहा है। जेल के सलाखे दिख रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कोई बचने वाले नहीं है। मैं बता देता हूं भाइयों, ये पैसे ये बैंकों से जिन्होंने पैसा लूटा है वो पैसा बैंकों का नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा है और वो मैं वापस ला करके रहने वाला। माल्या की कर्ज कथा। साल 2016 की सबसे चर्चित कर्ज और फरारी की दास्तां, जिसमें कैसे बैंकों के रहम करम पर एक उद्योगपति देश के लोगों की कमाई के 9,000 करोड़ लेकर रफूचक्कर हो जाता है और कोई उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। आज़ादी के बाद से भारत ने सच में बहुत तरक्की कर ली है। अंग्रेजों ने पानी के जहाज से महीनों सफ़र तय करने के बाद भारत की जमीन पर कदम रख सोने की चिड़िया को लूटकर रवाना हुए थे, लेकिन विजय माल्या हवाई जहाज से बिजनेस क्लास के टिकट पर जनता के पैसे डकार कर इंग्लैंड भाग गया था। विजय नाम जब कभी भी सुर्खियों में रहता है तो इसकी पहली वजह रहती है कर्ज और दूसरी हसीनाओं से घिरे रहना। अपनी अय्याशी के लिए सबसे बदनाम उद्योगपति विजय माल्या, जिसे किंग ऑफ गुड टाइम जैसे उपनामों से पहचाना जाता था, उस माल्या की पहचान बीते कुछ बरस में लुटेरा, भगौड़ा और जनता के 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश से फरार होने की रही है। लेकिन इन सब आरोपों से बेपरवाह विदेश में ऐसो आराम से जा बैठे मिस्टर माल्या। मिस्टर इसलिए क्योंकि कर्ज तो एक किसान भी लेता है, मामूली सी रकम का कर्ज, और उसे चुकाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करता है। लेकिन एक आम इंसान जब किसी बैंक से कर्ज लेने की कोशिश करता है तो उसे लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। लेकिन विजय माल्या जैसे उद्योगपतियों के सामने यही बैंक नतमस्तक उसे कर्ज देने के लिए हाथ बांधे खड़ी रहती है और माल्या जैसे लोग अरबों खरबों का कर्ज लेकर सारी दुनिया के सामने उसे ऐसो आराम से उड़ाते हैं, लेकिन कोई उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। जब हल्ला मचता है तो विजय माल्या का सुराग ही नहीं मिलता। लोग अंदेशा लगाते हैं कि माल्या देश छोड़कर लंदन फरार हो गया। फिर माल्या का ट्वीट आता है जिसमें खुद को अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी बताते हुए बाहर आने जाने की बात कहता है और देश के सांसद होने के नाते कानून की इज्जत करने के दावे भी उसकी तरफ से किए जाते हैं। बता दें कि उस वक्त वो राज्यसभा का सांसद हुआ करते थे। जिस विजय माल्या को दोनों हाथों से कर्ज का दान देश के तमाम बैंक लुटाते रहे, उन पर कानूनी शिकंजे की शुरुआत प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से हुआ। निदेशालय ने विजय माल्या, किंगफिशर के चीफ फाइनेंस ऑफिसर और बैंक के 5 अफसरों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया। यह माल्या के खिलाफ पहला आपराधिक मामला था। ईडी के मुताबिक किंगफिशर ने आरबीआई के नियमों की धज्जी उड़ाते हुए लोन लिए और बैंकों ने कानूनों को ताक पर रखते हुए किंगफिशर की माली हालत खराब होने के बावजूद भी उसे लोन दिया।
प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की बुनियाद सीबीआई की वो जांच रिपोर्ट भी बनी, जिससे यह पता चलता है कि कैसे एक महीने के भीतर 1150 करोड़ का कर्ज विजय माल्या की कंपनी के नाम कर दिया गया। 7 अक्टूबर 2009 को 4 बैंक अफसरों ने 150 करोड़ की शॉर्ट टर्म लोन दिया। 4 नवंबर 2009 को 200 करोड़ के लोन की मंजूरी दी गई। 27 नवंबर को ही 700 करोड़ के कर्ज पर भी मुहर लग गई। माल्या पर कर्ज की बौछार होने की तहकीकात हुई तो सीबीआई का कई चौंकाने वाले सच से सामना हुआ। बैंकों ने किंगफिशर को कर्ज तब दिया जब माल्या पहले से ही हजारों करोड़ के कर्ज के बोझ तले दबे थे। माल्या पर बैंकों की ऐसी मेहरबानी की बदौलत अय्यासी की रकम उड़ाकर इन बैंकों को बता दिया है कि चूना कैसे लगाया जाता है। माल्या की शॉपिंग लिस्ट। 1988 में बर्जर पेंट्स का अधिग्रहण। 1994 में रामास्वामी उदयर से goldeneagle.com खरीदा, जिसका नाम विजय टीवी रखा। 2003 में टीपू सुल्तान की तलवार 2 करोड़ रुपए में खरीदी। 2007 में 550 करोड़ रुपए देकर एयर डेक्कन को खरीदा। 2007 में F1 रेसिंग टीम 655 करोड़ में खरीदी। 2008 में आरसीबी को 608 करोड़ रुपए में खरीदा। 2009 में महात्मा गांधी से जुड़ी चीज़ों को 11 करोड़ में खरीदा। 2010 में केप टाउन में 56 करोड़ का घर खरीदा। माल्या को भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत से पुरस्कार मिले हैं। 1997 में दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिलॉसफी के लिए उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि का सम्मान दिया। फ्रांस का सबसे प्रसिद्ध अवार्ड ऑफिसर डी ला लीगन डी हॉनर दिया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उन्हें कल का वैश्विक नेता बताया। 2010 के द एशियाई अवार्ड्स में उन्हें साल का सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति का सम्मान दिया गया। विजय के अरबपति पिता विट्ठल माल्या ने बचपन में विजय माल्या को एक एक पाई का मोल सिखाया था। विजय माल्या स्कूल में पढ़ते थे। पिता ने पॉकेट खर्च के लिए उन्हें कुछ पैसे दिए थे। उन पैसों में से एक नया पैसा विजय ने कहीं खो दिया। इस बात की जानकारी जब उनके पिता को मिली तो उन्होंने अपनी डायरी में से खाते की तरह दर्ज कर लिया। विजय माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। वो मूलतः कर्नाटक में मंगलौर के बंटवाल शहर से हैं। विजय माल्या की स्कूली पढ़ाई कोलकाता के लॉ मास्टियन स्कूल से हुई और सेंट जेवियर कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। इसी दौरान वो घरेलू बिजनेस में भी हाथ बटाने लगे। माल्या ने अमेरिका के साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की। 1983 में जब पिता विट्ठल माल्या की मौत हुई उस वक्त विजय माल्या 28 साल के थे। विजय सिर्फ 28 साल की उम्र में यूबी ग्रुप के अध्यक्ष बनाए गए। विजय बेहद महत्वाकांक्षी और पिता की तरह जिंदा दिल थे। कारोबार में रिस्क लेने के मामले में वो अपने पिता से भी आगे थे। इसलिए जब यूनाइटेड ब्रेवरेज की कमान उन्हें दी गई तो कॉरपोरेट की दुनिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया। जल्द ही कंपनी का विस्तार करते हुए उन्हें एक दशक के अंदर 60 से ज़्यादा कंपनियां स्थापित कर डाली। हाई कोर्ट से पहले ही हो चुकी है खारिज। ब्रिटेन के हाई कोर्ट पहले ही माल्या के अपील को खारिज कर चुका है। ताज़ा फैसले को प्रोनाउंसमेंट कहा गया है, यानी भारत ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के तहत ब्रिटेन का गृह कार्यालय अब माल्या को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के अदालत के आदेश को 28 दिन के भीतर औपचारिक रूप से प्रमाणित कर सकता है। सीबीआई अधिकारी की 3 साल की मेहनत रंग लाई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी विजय माल्या के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई अधिकारी सुमन कुमार की चुनौतीपूर्ण जांच आखिरकार 3 साल के बाद रंग लाई। सीबीआई अधिकारी सुमन कुमार को अक्टूबर 2015 में मुंबई के बैंकिंग धोखाधड़ी तथा प्रतिभूति प्रकोष्ठ के डीएसपी के तौर पर माल्या के खिलाफ मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया था। सुमन कुमार की चुनौतीपूर्ण और सावधानीपूर्वक जांच और लंदन की उनकी अनगिनत यात्राएं ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। सुमन ने तय किया कि माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी का एक ठोस मामला बनाया जाए। इसके लिए भारत में चार्जशीट दायर की गई। भारत के लिए यह अनिवार्य था कि वह माल्या के खिलाफ ऐसे सबूत पेश करे जो ब्रिटेन के कानून के तहत दंडनीय अपराध हो। कुमार ने अपनी चौकस जांच के बल पर इसे कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर स्थापित करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपनी जांच में जो निष्कर्ष निकाले उससे भारत को माल्या के प्रत्यर्पण के समर्थन में निर्णायक तर्क पेश करने में कामयाबी मिली, जिसका नतीजा आज सभी के सामने है। अभी भी इस अदालत में अपील कर सकता है माल्या। सैद्धांतिक रूप से अगले कदम के तौर पर माल्या अपने प्रत्यर्पण को इस आधार पर रोकने के लिए यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में आवेदन कर सकता है। उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा और उसे हिरासत में ले लिया जाएगा, जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के अनुच्छेद 3 की शर्तों का उल्लंघन होगा। इस समझौते में ब्रिटेन भी एक पक्ष है। अगर ECHR में इस तरह का आवेदन किया जाता है तो उसका फैसला आने तक प्रत्यर्पण की प्रक्रिया रुक जाएगी। हालांकि ECHR में अपील के बाद माल्या के लिए सफलता की बहुत कम गुंजाइश होगी, क्योंकि उसे साबित करना होगा कि इन आधारों पर ब्रिटेन की अदालत में उसकी दलीलों पहले खारिज हो चुकी हैं। बहरहाल माल्या कब आते हैं ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा, लेकिन उसकी आज़ादी के दिन गिने चुने रह गए हैं। आज नहीं तो कल माल्या का हिसाब किताब
जरूर होगा। आज के लिए दे इजाजत और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं।